बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, महंगाई 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 और हर तरफ आवाम की है ये दुहाई। एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात के अंधेरे में नाज़रीन इजाफ़ा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफे के साथ पेट्रोल की जो नई कीमत मुकर्रर की गई है वो 145 रुपये 82 पैसे है। इसी तरह हाई स्पीड डीज़ल की भी कीमत में इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीज़ल की कीमत 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 142 रुपये मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 27 पैसे इजाफा किया गया। इजाफे के बाद मट्टी के तेल की जो नई कीमत है वो 116 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर है। इसके साथ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेरे कप्तान जनाब इमरान खान साहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। जबकि अगर इदादो शुमार का ये जायज़ा लिया जाए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इस बात को कंपेयर किया जाए तो महंगाई खित्ते में सबसे ज़्यादा है। 10.74% उसकी फ़िगर है जो इस टाइम महंगाई खित्ते के अंदर है। 3 साल के दौरान में फ़ीका आमदनी में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 13.51 जो फ़ीका आमदनी है वो 13.51% गिर गई। गुर्बत भी उसी तरीके से इंक्रीज़ हुई, गुर्बत में भी इजाफा हुआ। जबकि मेरे कप्तान इमरान खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक से कम है, बल्कि ना सिर्फ कम है बल्कि जो महंगाई है वो भी खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। पाकिस्तान में नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 146 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर है। खित्ते के दीगर ममालिक में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की दलील अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ दीगर अवामिल का अगर नाज़रीन हम जायज़ा लें तो वो बहुत अहमियत का हामिल है कि फ़ी का आमदनी इस हवाले से बहुत अहम फैक्टर होता है कि अगर आपकी महंगाई बढ़ी है तो आपकी जो फ़ी का आमदनी का फैक्टर है वो क्या है। मैं थोड़ा सा एक जायज़ा लेता हूँ फ़ीका आमदनी के हवाले से। पाकिस्तान में 2018 में फ़ीका आमदनी $1480 थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2018 में फ़ीका आमदनी $1480 थी। 2020 में इसी तरह पाकिस्तान में फ़ीका आमदनी $1280 रही। इस तरह 3 बरसों में फ़ीका आमदनी 13.51% कम हुई। अगर आप पाकिस्तान के जो खित्ते के अंदर दूसरा पाकिस्तान के साथ कंपेटिटर है, उसका पाकिस्तान के साथ खित्ते के अंदर एक दूसरा मुल्क है भारत, उसकी अगर फ़ीका आमदनी 2018 की अपनी आमदनी के साथ कंपेयर करें तो उनकी जो फ़ीका आमदनी 2018 में थी वो $1997 थी। 2020 में भारत की फ़ीका आमदनी $1900 रही, जबकि 3 सालों में ये शरह 5% गिरी। बांग्लादेश में इसी तरह 2018 में फ़ीका आमदनी नाज़रीन $1750 रही। 2020 में बांग्लादेश में फ़ीका आमदनी $2010 हो गई थी, यानी 3 बरसों में 15% वहाँ पे भी इजाफा हुआ। श्रीलंका में इसी तरह 2018 में जो आमदनी में फ़ीका इजाफा हुआ, इसमें एक बड़ा अहम फैक्टर है जिसका हम जायज़ा लेंगे कि महंगाई। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि महंगाई इस टाइम खित्ते में सबसे कम है और महंगाई की जो शरह है वो 10.74% है। ये शरह खित्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा है। भारत में महंगाई की शरह 6.2% है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 10.74% है, जो सबसे ज़्यादा शरह है। महंगाई की शरह भारत में है वो 6.52% है। बांग्लादेश में महंगाई की शरह 5.69% है। श्रीलंका में महंगाई 6.15%, जबकि चीन में महंगाई की शरह जो है 2.4% है। पाकिस्तान में फ़ीका आमदनी, इसके साथ एक बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़ीका आमदनी है 3 बरसों के अंदर उसको कंपेयर करने लगे हैं नाज़रीन, कि उसको अगर कंपेयर करें तो हमारे कंपेटिटर ममालिक जो हैं उनके अंदर क्या फ़र्क है। जो मेरे वफाकी वज़रा और मेरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खित्ते की अगर बात करते हैं तो आज हम खित्ते के तमाम ममालिक की आमदनी जो पाकिस्तान की आमदनी के साथ कितना डिफ़र है उसको आज कंपेयर करके आपके सामने रखेंगे। 13 महंगाई खित्ते के ममालिक में नाज़रीन, पाकिस्तान में फ़ीका आमदनी 3 बरसों में खित्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा यानी 13.51% तक गिरी है। महंगाई में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 11% के करीब है। महंगाई बढ़ने से गुर्बत में बेशुमार इजाफा हुआ है। गरीब आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद थी, चीज़ें ख़रीदने की जो ताकत थी, उसकी आमदनी तो डेफिनेटली कम बढ़ी तो नहीं है, आमदनी उतनी है, लेकिन उसके अखराजात में इजाफा हुआ, गुर्बत डेफिनेटली बढ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दावे, मेरे कप्तान के दावे अपनी जगह, लेकिन इदादो शुमार तो ये जो इदादो शुमार फ़िगर बता रही हैं ये कोई तस्वीर का वो रुख नहीं है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमें दिखा रहे हैं। ये कोई तस्वीर का दूसरा ही रुख है जो आवाम को नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि कोरोना के बायस दुनिया के बेशतर ममालिक में अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर है। यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो मौजूदा महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, अगर खित्ते में इसको कंपेयर करें तो वो बहुत कम है। और महंगाई की जो वजह है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100% किरदार जो है कोरोना का, जी कोरोना की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। इस तमाम सिलसिले पर बात करेंगे प्रोग्राम में। आगे मजीद भी महंगाई के कुछ एदाद व शुमार आपके सामने रखूँगा। आज जो मेरे साथ पैनल मौजूद है उसको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जी
सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुल्ला खान साहब स्टूडियो इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे। पीर इम्तियाज़ हुसैन साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन कॉल के ऊपर। वेलकम टू प्रोग्राम जी। थैंक यू। इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ आता हूँ। महंगाई महंगाई महंगाई, आवाम तो हर तरफ दुआई दे रही है महंगाई की। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह, आपने एक इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। देखिए, बात ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये इस वक्त जो है, जो बैठे पूरी जो आप कह लें कि कैबिनेट भी है और प्राइम मिनिस्टर खुद भी उसमें शामिल हो गए, इमरान खान साहब। क्योंकि पहले मैं समझता था कि इमरान खान साहब को शायद पता नहीं होता और नीचे नीचे ये सारा कुछ हो जाता है। अब उनकी जो तकरीर आई है, जो उन्होंने अवाम से कहा है कि जी महंगाई ये है, वो है, फलान है, और खिते में कम है अभी भी हमारी महंगाई, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बाजमात और कोर्स की शक्ल में ये पूरी हुकूमत जो है इस पे लगी हुई है कि जी पाकिस्तान में खिते के लिहाज से अगर देखें तो महंगाई जो है कम है। आपने जो दादोशुमार दिए, बड़े बड़ा दादोशुमार है, जिसमें पर कैपिटल इनकम का आपने एक नशा खींच दिया कि इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, श्रीलंका में क्या और पाकिस्तान में क्या है। अब मुझे ये बताएं कि इनको क्या जस्टिफाई इनको नहीं समझ आती कि देखिए, एक जो आपने तो चलो IMF के साथ एग्रीमेंट किया या किसी और फैक्टर की वजह से आपने वो सारा जो महंगाई है वो शिफ्ट कर दी अवाम की तरफ। अब मुझे बताएं कि अवाम जो है जिनकी फिक्स इनकम है, जिनकी फिक्स सैलरी, खास वो सैलरी स्टाफ जो है, उनकी तो तनख्वाही नहीं बढ़ी ना। वो मुझे बताएं कि वो कैसे इस महंगाई को निपटेंगे, वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आटा दाल जो कैसे खरीदेंगे। अब आप देखिए, बड़ी आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि अजीब ट्रिक खेलते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि जी 30% जो है वो हम इसमें देंगे, रिबेट देंगे, आप रियायत करेंगे ये दालों के ऊपर, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर। इसके लिए उन्होंने एक अनाउंस किया। उससे एक दिन पहले उन्होंने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जितनी ये प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 20% जो उसकी कीमतें बढ़ा दी। अच्छा इम्तियाज साहब, माजरत के साथ, एक साइड पे वज़ीर आज़म साहब का खिताब हो रहा था अटक के अंदर कि हमने जो घी की कीमत, चीनी की कीमत कम की, दूसरी साइड पे घी की कीमत में तारीख साज इजाफा 450 रुपए का किलो घी हो गया है। एक साइड पे प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। ये क्या नाअहली नहीं है इस गवर्नमेंट की, इनकी गवर्नेंस की, कि ये चेक एंड बैलेंस रख सकें कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है? नहीं, मैं तो इस नतीजे से पहुंचा हूं। आपको याद होगा कि मैं PTI को बड़ा सपोर्ट करता रहा हूं, मैं इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट करता रहा हूं। बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं कहता था कि ये चूंकि वो उसके स्टेटस को का बंदा नहीं है और ये खानदानी सियासी आदमी नहीं है, तो ये पाकिस्तान के अंदर वाकई चेंज लाएंगे। लेकिन अब मैं बड़ा मायूस हुआ, मुझे तो ये लगता है बेहिसी है बिल्कुल। इनको पता ही नहीं कि अवाम कैसे रह रहे हैं। इमरान खान साहब को खुद देखे ना, तो उनको पता ही नहीं है। उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लंदन में है और वो वहां पे रहते हैं, ये अब यहाँ पे अकेले हैं। इनको मसला ही कोई नहीं है, इनका ना तो खर्चा है ना कुछ और चीज है। इनको क्या पता हो कि क्या कीमतों का, आटे दाल का क्या भाव है। इसके साथ साथ जो इनके जो मशीरान है बैठे हुए, जो इन्होंने मेरे दर्जन से ज्यादा मशीर रखे हुए हैं और एडवाइजर और स्पोक्स पर्सन खास पर रखे हुए, जो वो स्पोक्स पर्सन जो है वो आके बड़े एरोगेंटली आप कह ले डिफेंड करते हैं इस चीज को और कहते हैं जी ये तो अवाम जो है, ये पाकिस्तान के अंदर तो महंगाई बहुत थोड़ी है, तो भाई कर दो, मार दो, एक बार ही मार दो आप अवाम को। मुझे समझ नहीं आती कि ये वो शख्स बोलते हैं जो वहां पे कंटेनर पे खड़े होके बिजली का बिल जलाते थे, ठीक है, और कहते थे कि बिल पे ना करो इसका। इम्तियाज साहब, माजरत के साथ, ये वो खास बोलते हैं, कैबिनेट के अंदर बैठे हुए वो वजीर बोलते हैं जिनकी दो दफा समरियां जाती हैं, इनकी जो अलाउंसेज है उनमें इजाफे के लिए, इनके लिए वज़ीर ख़जाना साहब पिछले दिनों एक समरी मूव कर रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होने के बाद कोई नई गाड़ियां भी इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए, अपने वज़ीरान के लिए और कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं इनके। देखिए, जो भी राय साहब ने बातें की थी ना उससे पहले, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मेरी जो कैबिनेट होगी सबसे छोटी कैबिनेट होगी। गालबन 22 वजीरों की बात करते थे, 22 या 24 वजीरों की, कि इतनी सिर्फ कैबिनेट होगी और इससे मैं हुकूमत चलाऊंगा। अब आप देखें कैबिनेट का क्या साइज है, यानी मिनिस्टर इसके अलावा हैं, फिर एडवाइजर इसके अलावा हैं। नहीं इम्तियाज साहब, उसमें मिनिस्टर कम है, इन्होंने एडवाइजर बढ़ा दिए है ना। तो अब वो काम तो वही कर रहे हैं ना, खर्चा तो डाल दिया ना, गवर्नमेंट को खर्चा तो डाल दिया। अब उसके ऊपर फिर गाड़ियां हैं, उनके फ्यूल है, उनका स्टाफ है, वो सारा कुछ है। फिर उन्होंने अनाउंस किया था जी गवर्नर हाउस हम खत्म कर देंगे, ठीक है जी, गवर्नर हाउस की जमीनें जो है उसको हम ऑक्शन कर देंगे, वहां पे तलीमी इदारे पार्क बनेंगे और पब्लिक वहां पे आएगी और महजूज होगी और उसको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक उसी तरह है, उसके ऊपर एक काम भी हुआ। फिर उन्होंने कहा था जी हम सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने एक डॉक्टर ईश्वर सैन की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी।
अब डॉक्टर ईश्वर जो है वो भी जा चुके हैं और उनको रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की थी, उसके ऊपर जरा अमल नहीं हुआ, पुलिस असलात पे जरा अमल नहीं हुआ। जो सस्ता आपको कह लें कि जो सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल जाता था गरीब लोगों को, वहां पे सिर्फ एक 10 रुपए की पर्ची बना के वो मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी दिखा लेते थे फ्री में, दवाइयां भी जो थोड़ी बहुत वहां मिल जाती थी फ्री में। अब इन्होंने उसके ऊपर भी चार्जेस लगा दिए। अब तमाम टेस्ट जो है, एक्सरे करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, यूरिन टेस्ट करवाना है, उसकी फीसें लगी सरकारी अस्पतालों के अंदर। बिल्कुल और उसके बाद मतलब ये सिचुएशन बन गई कि आवाम जो है अब किधर जाए, मुझे समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल ही इनका या तो इरादा है कि बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि अभी अगर मजीद 18 महीने रह जाते हैं तो क्या बनेगा पाकिस्तान। ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल कोई नजर नहीं आ रहा, ना कोई इशारा नजर आ रहा है। रोज मीटिंग कर लेते हैं, जब जिस दिन उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी होती है उससे एक दिन पहले ये मीटिंग करते हैं जी कि कीमतों पर कैसे कंट्रोल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने एक सरबराही की, एक कमेटी की या एक इजलास की, उसके अगले दिन जाकर। अच्छा, फिर एक चीज और देखें कि अब अगर तो आपने अपना उसकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी ही थी तो आप आगे जाके बढ़ाते, 15 तारीख को आपने 4 तारीख की रात को बढ़ा दी। अच्छा, एक चीज़ इम्तियाज़ साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगा, उसके बाद नईम साहब की तरफ भी आऊँगा। आखिरी मुझे एक चीज़ बताएं इम्तियाज़ साहब कि ये जो 30 तारीख को यकम को, क्योंकि आप महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल ये लोग बढ़ाते हैं, ओगरा की तरफ से सिफारिश गई, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आवाम के ऊपर मजीद पेट्रोल बम नहीं गिरा सकता, आवाम बड़ी पिसी हुई है, गुर्बत का शिकार है, हालात वाक़ियात हैं कोई नहीं, तो पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे। 30 तारीख को इन्होंने नहीं बढ़ाया, 4 तारीख को रात की तारीकी में ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, आप इसको सुबह बढ़ा सकते थे माजर के साथ, आप इसको शाम के टाइम अनाउंस कर सकते थे कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, जब पूरी आवाम सोई हुई है, पाकिस्तान तारीकी के अंदर डूबा हुआ है, उधर से आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया। ये क्यों जुल्म कर रहे हैं आप? और आपको रात की तारीकी में 4 दिन बाद ये क्यों याद आई? अगर आपने बढ़ाना ही था तो आप ओगरा की सिफारिश के ऊपर उसी दिन बढ़ा देते जिस दिन आपने बढ़ाना था, यकम तारीख को। इसको गुजारिश ये है कि आप देखें, यही तो यू टर्न है ना, यानी जो भी कहते हैं समझ ले वो उल्टा हो, जो कहें आप ये महसूस कर लें कि जो ये कह रहे हैं पीटीआई वाले वो उलट ही होगा। अब देखिए, इनकी इस वजह से, इनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, जिन लोगों को हम चोर कहते थे, डाकू कहते थे, अब लोगों ने उनको वोट डालने शुरू कर दी। और कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर आप देखेंगे उन्होंने स्वीप किया पंजाब के अंदर। तो मेरा मकसद कहने का है कि फिर क्या फायदा होगा ये सारी एक्सरसाइज करने का, ये 4-5 साल जो अवाम ने जाया किए, जिसके अंदर डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है, उस बाकी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। अब उसके बाद अगर दोबारा इलेक्शन में वही लोग आ जाते हैं दोबारा जिनको हम चोर कहते रहे हैं, तो फिर कहाँ पे गए, हम तो माइनस पे चलेगा ना। बिल्कुल माइनस पे चलेगा। क्या नईम साहब की तरफ आता हूँ। नईम साहब, ये क्या है, महंगाई अवाम बिलबिला रही है। आप कहते थे कि पेट्रोल 1 रुपये बढ़ता है तो समझे आपका हुक्मरान चोर है, बिजली का बिल जला दो, गैस का बिल जला दो, हुंडी से पैसा मंगवाओ, गवर्नमेंट को चोर है, मतलब टैक्सेस ले, वज़ीर-ए-आज़म जब टैक्स लगाता है तो उस मुल्क का हाकिम चोर होता है। वो सारा कुछ आप कर रहे हैं। वही तकारीर अगर हम उठा के अभी सामने रखते हैं और अभी वाले हालात को देखते हैं, ये वही इमरान खान साहब हैं या कोई तब्दीली आ गई है? फ़ारूक, सबसे पहले शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। फ़ारूक, हुक्मरान वाकई चोर होते हैं अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ें, लेकिन वो अगर गैर ज़रूरी बढ़ें। तो अगर आपको पेट्रोल $32 का मिल रहा है पर बैरल और आप कीमत 100 रुपये वसूल कर रहे हैं तो वाकई वो हुक्मरान चोर होगा। लेकिन अगर आपको मिल भी महंगा रहा है पेट्रोल और आप बेच भी मुनासिब कीमत, मतलब जितने में आपको पड़ रहा है, जितना आपको बेचना चाहिए, अगर उससे कम कीमत में आप बेच रहे हैं तो इसका मतलब आपका हुक्मरान को आपका एहसास भी है और उसे पूरा उसको गरीब का भी एहसास है कि उस पर इसका क्या असर होगा। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो पिछले 1.5-2 माह में तकरीबन 100% बढ़ चुकी हैं। ये $42-43 पे था पर बैरल, जो कि पिछले 2 माह में चला गया $85 पे। लेकिन जो हमारे अभी जो कीमतें हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं वो बढ़ी हैं 33%। इसका मतलब जितना बर्डन गवर्नमेंट पे, आवाम पे डालना मतलब बनता था, उतना प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं डाला या इस गवर्नमेंट ने नहीं डाला। दूसरी बात, इम्तियाज़ साहब कह रहे थे कि इमरान खान को एहसास नहीं है। इमरान खान गरीब का एहसास नहीं है। सबसे पहली बात कि जितना एहसास इस प्राइम मिनिस्टर को है, जितना इस प्राइम मिनिस्टर गरीब के लिए जितना दर्द रखते हैं, उतना कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आया ही नहीं। इस प्राइम मिनिस्टर ने वो प्रोग्राम शुरू करवाया, एहसास प्रोग्राम, जो है ही गरीब लोगों के लिए, जिसकी रिकग्नाइज किया यूनाइटेड नेशन, WHO ने रिकग्नाइज किया ड्यूरिंग कोविड, और जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में वर्ल्ड वाइड, उन्होंने इसको
रिकग्नाइज़ किया कि ये बेस्ट प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट ने पैकेज भी दिया आवाम को और सारा। उसके बाद इम्तियाज़ साहब कह रहे थे कि लोगों को हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं मिलती, लोग गरीब हैं, लोगों को पहले पर्ची लेनी पड़ती है। दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अमीर मुल्क है, वहाँ पे भी शायद दुनिया में कोई मुल्क हो जहाँ पे फ्री 10 लाख तक आप इलाज मुफ्त करवा सकें। कहीं नहीं होता, वहाँ पे आपको प्रीमियम, आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तब जाके आपका इलाज मुफ्त होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त ये गवर्नमेंट, जहाँ हमारी जिन सूबों में गवर्नमेंट है, वफाक में गवर्नमेंट है, वहाँ पे सब 10 लाख रुपए तक, ये इतना तकलीफ दे काम होता है कि अगर आप सोचें किसी का प्यारा कोई आपके सामने मर रहा है और आप इस वजह से उसका इलाज नहीं करवा सक रहे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको ये सहूलत गवर्नमेंट दे रही है कि आप 10 लाख तक इलाज करवा सके, वो इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि बंदा इस सेटिस्फेक्शन की वजह से सोच सकता है बीमार ही ना हो कि मेरा इलाज हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें 15 को बढ़ाते। होता ये है कि पेट्रोल की जो पेमेंट्स हुई हुई होती हैं ना, वो 15 दिन पहले हो जाती हैं। मतलब पहले से एक सेकंड, बस मैं 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमतें पहले से ही आपको जो पुराने रेट्स उनमें आप ख़रीदारी हो चुकी होती है, आपने पेमेंट्स 15 दिन पहले कर दी जाती हैं। हमारी गवर्नमेंट जो पहले ही खसारे में है और बहुत सारे यहाँ पे मसले मसाइल हैं, उसके बाद अगर वो 15 को बढ़ाते तो गवर्नमेंट को एक बहुत हैवी लॉस होता। अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, गवर्नमेंट भी अपनी कीमतें कम करना शुरू कर देगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जिनको लोग चोर कहते थे उनको लोग अब वोट देंगे। मैं इम्तियाज़ साहब से कहता हूँ कि लोग जिनको चोर कहते थे उनको अभी भी चोर कहते हैं। लोग इमरान खान से नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो चोरों को कहेंगे कि ये ईमानदार लोग। अच्छा। वो तब भी चोर थे, वो अभी भी चोर है और वो हमेशा चोर ही रहेंगे। एक चीज़ नईम साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल रख के जा रहा हूँ। ये वही वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने 30 तारीख को ये कहा था कि पेट्रोल का मज़ीद बोझ अवाम पर नहीं डाला जाएगा। 4 तारीख को 4 दिन बाद क्या हुआ वज़ीर आज़म साहब को, इसका जवाब लूँगा मैं नईम साहब से। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब नाज़रीन। नईम साहब, 30 तारीख को आपने बढ़ानी थी कीमतें, 15 दिन की आपकी वो रिज़र्व होता है पेट्रोल, 15 दिन बाद आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, 15 दिन पहले आपने पेमेंट्स कर दी। सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, सारी चीज़ें समझ आती हैं। 30 तारीख को आपके प्राइम मिनिस्टर मेरे कप्तान इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि इस दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ आवाम के ऊपर नहीं डाला जाएगा। 30 से 4 के दरमियान 3 दिन का वक्फ़ा आया। 4 की रात को आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यहाँ से उठा के आसमान के ऊपर 8 रुपये बढ़ा दी। आप इस आवाम को या तो दिलासा ही ना देते, आवाम तो मेंटली तैयार थी कि 30 तारीख को पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, आपने 4 तारीख को क्यों बढ़ाई? उसके बढ़ाने में क्या फिर ये जो अपोजिशन एक वर्ड यूज़ करती है यू टर्न का, वो ठीक यूज़ कर रहे हैं या क्या? इसके ऊपर क्या, इसके पीछे क्या कोई साइकी थी कि आप 30 को बढ़ाने के बजाय 4 तारीख को रात की तारीखी में क्यों बढ़ा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें? सबसे पहली बात ये कि अपोजिशन का तो आप हवाला ही ना दिया करें, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, वो तो स्कैटर्ड अपोजिशन और उनको अपने अपने घरों की पड़ी हुई अपने अपने मसाइल में, उनका तो हवाला ही ना दिया करें। दूसरी बात कि उन्होंने नहीं थी बढ़ानी कीमतें, वो अभी क्यों बढ़ाई हैं? फ़ारूक भाई, कीमतें जो ऑयल की जब आप ख़रीदारी करते हैं तो उसके आपको 15 दिन पहले पेमेंट करनी पड़ती है और आपकी डील्स हो जाती है कि आपको इतने में मिलेगा। अब अचानक से क्या हुआ है कि पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम होना शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने जो ख़रीदा हुआ था पेट्रोल, वो गवर्नमेंट को अगर वो 15 तारीख तक वेट करती तो उनको एक बहुत हैवी लॉस होता, और वो अल्टीमेटली वो लॉस गवर्नमेंट आवाम को ही होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे IMF के साथ, उनकी भी डिमांड्स थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी डिमांड्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने इजाफा नहीं किया, बल्कि अपनी उसमें सेल्स टैक्स में भी कमी की और उसमें पेट्रोलियम लेवी में भी कमी की है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 तारीख का वेट नहीं किया, इन्होंने 4 तारीख तक बढ़ा दी ताकि हमें कोई बहुत बड़ा जो एक डेंट पड़ना था, बहुत बड़ा लॉस होना था, उससे बचा जा सके।
और दूसरा ये है कि हमारी, मैं दोबारा से ये बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उतनी प्राइसेस पास ऑन नहीं कर रही। आप कोई भी इकोनॉमिस्ट उठा लें, वो ये नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज कर रही है। आप बड़े बड़े एनालिस्ट को सुने, आप वो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट जो मतलब इनके बस में नहीं था कि ये इसकी कीमतों को इधर कंट्रोल कर पाते, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल बहुत, इस टाइम एनर्जी का वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चल रहा है, जिस वजह से कीमतें अचानक से पोस्ट कोविड सिचुएशन की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, दुनिया में डिमांड बढ़ी है, जिस वजह से कीमतें पेट्रोल की बढ़ी हैं। तो पाकिस्तान पे भी, उसे पाकिस्तान को दूसरी दुनिया में नहीं रहता, इसी दुनिया में रहता है, और जिसकी वजह से इनको सारे असरात पाकिस्तान पे भी उसके पड़ रहे हैं। ठीक हो गया। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ आता हूँ। शौकत तरीन साहब जो वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू के अंदर कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लीवी है वो तो अभी हम चार्ज ही कोई नहीं कर रहे, लीवी टैक्स, ये तो मजीद बढ़ाने का उन्होंने इंडिया भी दे दिया। और उसके ऊपर शौकत तरीन साहब का कहना था कि आलमी मालियाती इदारा जो IMF है, उसने भी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर डेवलपमेंट लीवी बढ़ाने का कहा है। और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि पाकिस्तान इतनी पेट्रोलियम लीवी क्यों नहीं चार्ज कर रही। और शौकत तरीन साहब का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह पर जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होने की वजह से हमने आलमी मंडी से जो तेल परचेज़ किया है वो इतना हाई कॉस्ट परचेज़ किया कि हमने उसको आवाम के ऊपर 100% बोझ नहीं डाला। इसका मतलब ये है कि अभी पेट्रोलियम लीवी अगर इसके ऊपर चार्ज की जाती है तो ये तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और ज़्यादा इजाफा होगा। जो पिछले दिनों एक कहा भी जा रहा था कि $650 अरब इन्होंने 650 अरब रुपया इन्होंने कौमी ख़जाने में एक टास्क दिया हुआ है कि बजट के अंदर के 650 अरब हमने पूरा करना है पेट्रोलियम लेवी से। तो साल ख़त्म होने में नईम साहब 1 महीना और कुछ दिन बाकी हैं। इसका मतलब है कि ये हुकूमत डबल टैक्स वसूल करके 650 अरब पूरा करेगी दिसंबर की क्लोजिंग तक। देखिए, बात ये है, गुजारिश मेरी ये है कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसकी जस्टिफिकेशन क्या, जब देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर इतनी महंगाई है और अवाम पिस रहे हैं। अब देखें ना, इन्होंने खाता पूरा कर लिया, शौकत तरीन साहब ने कह दिया, इन्होंने जब वो जबरदस्ती लगा के तो पेट्रोलियम लेवी ले ली, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जब अवाम जो है वो कहां से पूरा करेंगे? क्वेश्चन ये है। अवाम को देखें ना, आप क्या करेंगे, आपने क्या किया अवाम के साथ? जहां पे एक जो आप कह रहे प्राइवेट सेक्टर का जो पेंशन है, जिसकी पेंशन 8,500 रुपये है महीने का, मुझे बजट बना के बताए ना। अगर वो सिर्फ खाली रोटी खा ले ना 1 महीने के लिए, तो वो भी पूरी नहीं होती 8,500 में, और उनकी पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई। मुझे इससे सिंपल ये है कि पास ऑन तो कर देते हैं, शौकत तरीन साहब बड़े मजे से क्या देते हैं कि चले जी अवाम को पास ऑन कर। अवाम किधर पास ऑन करेंगे मुझे बताएं? अवाम फिर क्या करेंगे? जराइम पड़ेंगे, फिर डाके पड़ेंगे। हर घर के अंदर एक आध बंदा पार्ट टाइम मोटरसाइकिल निकालेगा और जाके 2-4 बंदों को लूट के आ जाया करेगा। और ये जराइम जितने बढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, उसकी एक वजह ये भी है, उसमें ज़ाहिर बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, घर में इनकम नहीं है, खाना पीना तो सब ने है। अब मुझे बताएं, एक आम कपल है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, उसका बजट मुझे बना के दिखाएं जरा। मिनिमम वेज है उसकी, जो इसमें वेज है वो 20,000 रुपया। अब उसमें बजट मुझे बना के दें, उसकी जो फीसें हैं बच्चों की, उसमें बच्चों का आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है, जो ये पेट्रोल की वजह से बढ़ गया। और ये पेट्रोलियम जब इम्तियाज साहब एक बड़ी अहम चीज को आप भूल रहे हैं, बिजली का बिल भी है जो हर 10 दिन बाद बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल आप मंगवाते हैं, चले वो महंगा है, उसकी आलमी सतह पर कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल बढ़ेगा। बिजली, इम्तियाज साहब ये क्या वजह है? आप हर 2 दिन बाद 2 रुपए 4 रुपए उसके ऊपर बढ़ा रहे होते हैं। क्या आपने इतना कोई सख्त मुआहदा कर लिया IMF के साथ कि आप आवाम को जीने का हक भी उनसे छीन रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि इन्होंने क्यों किया ऐसा मुआहदा? इनको पता नहीं है कि अवाम के ऊपर आएगी। बिजली का रेट बढ़ रहा है आपके सामने, उसमें कहते हैं जी जो आखिर जो नीचे जो है सबसे जो 50 यूनिट खरीदने वाला, उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। 50 यूनिट कौन खर्च करता मुझे बताए ना? कम से कम 200 यूनिट से कम 15-16 रुपए फी यूनिट के नारे लगते होते थे जब 126 दिन का धरना होता था। आपको याद हो इम्तियाज साहब? तो असद उमर साहब पेपर लहरा कर कहते थे कि मेरे पास पूरा होमवर्क किया हुआ है, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं खजाना बेहतरीन तरीके से चलाऊंगा, 26 रुपए लीटर पेट्रोल कर दूंगा। वो 26 रुपए लीटर मेरे ख्याल से उन्होंने कम करने के बजाय कहा होगा कि 126 रुपए लीटर तक मैं इजाफा करूंगा इसमें। राय साहब, क्वेश्चन ये है कि जो मेरा असेसमेंट है ना इस वक्त, कि ये मजीद 18 महीने जब रहेंगे ना, तो अवाम का, बल्कि खास जो गरीब अवाम है उसका कचूमर निकल जाएगा मजीद, मैं आपको बता दूं। और इसमें एक गवर्नेंस के लिहाज से बिल्कुल फेल हो गए हैं। गवर्नेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। इनके अंदर जो रिफॉर्म लानी थी वो कोई रिफॉर्म नहीं लाए। ये जो है कीमतें कंट्रोल करना, ये ब्यूरोक्रेसी से काम लेना होता है। लेकिन पेट्रोल तो चलो समझ में आता है बाहर से आ रहा है, ठीक है जी, तेल भी बाहर से आ रहा है,
अब जो लोकल प्रोडक्ट्स है जैसे सब्जियां हैं, इस तरह की चीजें हैं जो लोकल हैं हमारी, उसकी कीमतों का भी कोई हिसाब किताब नहीं। वो अपनी मर्जी से जो दुकानदार सुबह उठ के अपना एक कीमत मुकर्रर कर देता है। ना कोई वहां पे पुलिस से कोई बंदा जाता है रेट चेक करने के लिए, ना कोई प्राइस कमेटियों के जो लोग जाते हैं, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लोग जाते हैं। उनसे बिल्कुल काम नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल मैं कहता हूँ स्टैंड स्टिल हो गए, स्पेशली इनका जो सूबा पंजाब है। गुलजार साहब जो है वो बिल्कुल, वो तो दो लफ्ज नहीं बोल सकते बगैर लिखे हुए, सामने रख के बोलते हैं बड़ी मुश्किल से। वो इस हद तक नहीं परफॉर्म कर पाए। उन्होंने ब्यूरोक्रेट से कैसे काम लेना। आपके सामने पुलिस के अफसर आए दिन ट्रांसफर होते रहते हैं। अच्छा, वो जो पुलिस अफसर जिसका मैं जिक्र करता था ना, गुलाम मोहम्मद डोगर, उसको अगर ट्रांसफर किया ही है ना, लाहौर में वो हमेशा रहा है, उसको फिर लाहौर में बैठा दिया है। और पता कहाँ लगाया है? आईजी ऑफिस के अंदर प्रोक्योरमेंट का लगा दिया एआईजी। ठीक है, अब प्रोक्योरमेंट के अंदर आपको पता है वहां पे बड़ी गुंजाइश होती है। अब वहां पे उसको फिर लाहौर में बैठा दिया, वरना लाहौर से वो नहीं निकला, इतना तगड़ा बंदा है। इतना कुछ हुआ है, यानी हुकूमत की जंग फंसाई हुई है टीएलपी के सिलसिले में, लेकिन फिर भी वहीं पे लाहौर में उसको एडजस्ट किया गया। इम्तियाज साहब, टीएलपी में तो टोटली नायली अगर देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट की थी। आपने पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात देने के बावजूद आप उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर सके। आपको चाहिए था कि आईजी पंजाब को, सीएम पंजाब का काम था कि सर के ऊपर बैठकर मॉनिटरिंग करते। जब वो वजीराबाद के पास पहुंच गए तब सीएम पंजाब को हाथ पांव पड़ गए कि अब तो हमने बड़ा मामला खराब हो गया है, अब तो आगे इन्होंने पहुंच जाना है, इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो मामला खराब होंगे। आप देखें ना, ये तो 100% नायली थी इनकी। अभी टीएलपी के ऊपर मैं बात करता हूँ। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ में आता हूँ, एक इंतहाई अहम मामला भी आपसे मैंने डिस्कस करना है। नईम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि लीवी तो अभी आप लोग चार्ज नहीं कर रहे, लीवी बढ़ेगी, आवाम के अंदर फिर ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाएगा। कोई रिलीफ आप लोगों ने सोचा है कि जो आपको आवाम को देंगे पेट्रोल के अल्टरनेट? क्योंकि एक चीज़ नईम साहब, आप भी उस चीज़ को एडमिट करेंगे कि फ़ी का आमदनी 20 से 21 हज़ार रुपया आपने मुतय्यन की इस बजट के अंदर। आप इस चीज़ को 100% अंडरस्टूड करेंगे कि आपके इस कैपिटल के अंदर भी कहीं पे भी 20-21 हज़ार वाली वेजेस लागू नहीं हो रही। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में देख लें तो शायद वहाँ पे चूँकि चेक एंड बैलेंस होता है, एससीसीपी के अंडर आते हैं, वो वहाँ पे हो जाएगा। आप लोकली अगर देखें, कोई पेट्रोल पंप के ऊपर काम कर रहा है माजर के साथ, कोई मजदूरी कर रहा है, उसकी उजरत तो उतनी ही है, वो 15-16 हज़ार एवरेज से अपना घर किस तरह चलाएगा नईम साहब? जबकि बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, आटा भी महंगा, तेल भी महंगा। डेफिनेटली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर काफ़ी सारा दारोमदार होता है चीज़ों का। फिर अगर वो 15 हज़ार का बंदा किसी जगह पे ऊपर काम कर रहा है तो उसको आने जाने के लिए या तो बाइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या उसको गाड़ी तो सोचे ही ना कि आप इतने महंगे पेट्रोल में गाड़ी अफोर्ड कर सकें। 15 हज़ार वाला बंदा वो बाइक का इस्तेमाल करेगा। बाइक भी मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना अफोर्ड कर सके कि वो अपनी घर से जॉब और जॉब से घर वाली साइड पर जाए। अगर वो 10-12 किलोमीटर दूर जाकर जॉब कर रहा है तो कैसे वो मैनेज करेगा 15 हज़ार के अंदर एक एवरेज बजट? क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई सीरियस होकर सोच रही है? और हुकूमत ये सोच रही है कि हम कोई ऐसी प्लानिंग दें आवाम के लिए, कोई ऐसा स्ट्रेटजिक प्लान लाएं कि आवाम को रिलीफ मिले? देखें, यूटिलिटी स्टोर के अंदर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था, वो रिलीफ ख़त्म हो गया। नईम साहब, आप इसको एडमिट करें, अगर आप पर्सनली यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाते हैं विज़िट करने तो आधा किलो या किलो चीनी मिलती है आपको, वो भी जब आप 8-10 हज़ार रुपये का सामान ख़रीदते हैं। तो उसके बगैर अगर आप कहें कि एक बंदा जाकर किलो चीनी का पैकेट ले आएगा तो बड़ा नामुमकिन सा है, वो नहीं देते यूटिलिटी स्टोर वाले। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरे एरिया के अंदर एक यूटिलिटी स्टोर है। लास्ट वीक मेरा वहाँ पर चक्कर लगा, मैंने उनको कहा यार चीनी चाहिए, लास्ट वीक से भी पहले, कुछ दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा पहले बताओ भाई सामान कितने का ख़रीदोगे? उसके ऊपर मैंने कहा क्या मतलब यार, अगर एक गरीब आप लोगों के पास आता है उसको 1 किलो चीनी, उन्होंने कहा नहीं, आप सामान लेंगे 8 से 10 हज़ार रुपये का, फिर आपको 1 किलो चीनी का पैकेट मिलेगा, क्योंकि चीनी शॉर्ट है। तो जो बाकी चीज़ों के मैंने रेट देखे तो वो एज़ कम्पेयर टू मार्केट वहाँ पे और यूटिलिटी स्टोर पे कोई फ़र्क नहीं था। और यूटिलिटी स्टोर के अंदर वो जो क्वालिटी यूटिलिटी स्टोर के अंदर मेंटेन होनी चाहिए, वहाँ पे भी गवर्नेंस का इशू है। वो क्वालिटी यूटिलिटी स्टोर तक गवर्नमेंट की तरफ से पहुँचाई जाती है लेकिन नीचे तक पहुँचती नहीं है, वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस का फ़र्क है। चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक की जानिब। काफ़ी सारे सवाल मैंने आपके आगे रख दिए, ब्रेक से वापसी पर आपसे ये सवालों के जवाब जानूँगा जी। नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी नईम साहब। फ़ारूक, सबसे पहले तो ये है कि गरीब के लिए क्या इस गवर्नमेंट ने, देखें एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि महंगाई एक वर्ल्ड वाइड एक इशू है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके उसमें नहीं, आपके इख्तियारात में नहीं होती। मतलब मैं आपको इसका ये प्रूफ देता हूँ कि फाओ एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, उसके अकॉर्डिंगली जो इंटरनेशनली जो चीज़ें बढ़ी हैं, जो कीमतें बढ़ी हैं, मैं आपको वो थोड़ा सा बताता हूँ। सितंबर और अक्टूबर में जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें जो वर्ल्ड वाइड बढ़ी हैं वो है 3.9%। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जो वर्ल्ड सीरियल इंडेक्स है उसमें जो इजाफा हुआ है वो 3.2% का हुआ है। एडिबल ऑयल जो कभी तारीख में नहीं जिसके में कभी इजाफा हुआ, उसमें इंक्रीज़ आया है पिछले 9.6%, और ये हर माह आ रहा है। ये कंसेक्टिव, ये चौथा महीना है जिसमें ये आ रहा है। और हमारी, आपको पता है, हमारी ज़्यादातर डिपेंडेंट ही हम इंपोर्ट्स पे करते हैं और बाहर से हर एडिबल ऑयल मंगवाते हैं और फिर यहाँ पे आके फर्दर उनकी प्रोडक्शन होती है जो रॉ मटेरियल। उसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सितंबर और अक्टूबर में जो इजाफा हुआ वो 2.6% का इंक्रीज़ है। ये तो है आपको जो इंटरनेशनली जो यूएन का जो इंस्टीट्यूट है उसके मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। उसके बाद अब ये है कि गरीब को रिलीफ कैसे दिया जाए। गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है, स्पेशली जो बिल्कुल जो सबसे जो गरीब बंदा है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने अभी पैकेज अनाउंस किया है 120 बिलियन का, जिसमें 30% तक डिस्काउंट मिलेगा उन लोगों को जो बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जो चीज़ें खाने पीने की, लाइक घी है, दालें हैं, या एक आध और चीज़ है, उनमें आपको सब्सिडी डायरेक्ट मिलेगी। उसके बाद अभी फ़िलहाल एक वेव चल रही है इंटरनेशनली। आप जब दुनिया मुतासिर होती है तो आप भी उसमें मुतासिर होंगे और गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं। अब अगर मुझे अभी ये नहीं आइडिया के यूटिलिटी स्टोर्स पे किस तरह से मिस गवर्नेंस हो रही है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली जो बाहर की निस्बत जो रेट्स हैं वो अभी भी यूटिलिटी स्टोर्स पे कम है। और अगर कोई गवर्नमेंट कोई पैकेज अनाउंस करती है तो उसके वो डायरेक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले जो इनको क्वालिटी का मसला है नईम साहब। क्वालिटी, वो क्वालिटी जो मिलनी चाहिए। देखें, मेरे कप्तान इमरान खान साहब का ये कहना है कि गरीब और अमीर सब बराबर है, इक्वल है। रियासत का जो हुक्मरान होता है वो उसके लिए सारे बच्चों की मानद होते हैं। उसमें गरीब भी है, उसमें मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास से भी एक नीचे क्लास होती है, वो भी सारे शामिल हैं। अब आप अगर कंपेयर करें नईम साहब, पर्सनली अगर आपका कहीं चक्कर लगा हो यूटिलिटी स्टोर के अंदर तो क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। फारूक भाई, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं कह रहा हूँ नेग्लिजेंस हो सकती है किसी जगह, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और मतलब अगर गवर्नमेंट अगर पूरी पेमेंट कर रही है उस इंस्टीट्यूट को, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को, तो वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। इस चीज़ को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। फिर नईम साहब यहाँ पे इसको मेंटेन रखना भी आपकी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेक एंड बैलेंस आपके तहसील लेवल पे बात, क्योंकि लोअर क्लास पे जाएंगे, आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो फिर ठीक होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, तहसील के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर आपकी असिस्टेंट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है। इन्होंने मेंटेन करनी है आपकी वो क्वालिटी जो मार्केट के अंदर आपके लोगों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं पहले भी आपसे बात करता रहा हूँ, लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई, इम्तियाज़ साहब ने भी बात की कि ब्यूरोक्रेसी आपके हाथों में नहीं आई। पंजाब के अंदर स्पेशली उनको पता चल गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बड़ी तेज़ होती है नईम साहब, आपको भी पता है। उन्होंने काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी काम किया होता है, काफ़ी सीएम्स के साथ भी काम किया होता है, काफ़ी उन्होंने मिनिस्टर्स के साथ भी काम किया होता है। हम शुरू दिन से यही कहते रहे हैं कि इन मिनिस्टर्स का काम कैबिनेट के अंदर बैठना नहीं, इन मिनिस्टर्स का काम है अपने अपने हलके के अंदर जाके अपने अपने हलके के अंदर आवाम को रिलीफ पहुंचाना। जब आपका एमपीए, आपका एमएनए डायरेक्ट मॉनिटरिंग करेगा अपने हलके के अंदर और ब्यूरोक्रेसी को खींचेगा तो काम होगा। ब्यूरोक्रेसी को अकेला सीएम नहीं खींच सकता, और सीएम खींचेगा भी तो फिर भी वही हाल होगा जो भी टीएलपी के धरने में हुआ कि आपने देखा वजीराबाद तक पहुँच गए और आपके आईजी पंजाब को इल्म तक ना हुआ। आपकी पंजाब पुलिस 100% नाकाम हुई। अगर आप वहाँ पर रेंजर्स को तैनात ना करते तो आपको भी इल्म है कि उन्होंने इस्लामाबाद पहुँच जाना था। अगर टीएलपी को हैंडल करते, अभी अगर कोई वहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है तो आपने देखा होगा कि
उन जो रिस्पॉन्सिबल्स थे उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ, वो अपनी पोजीशंस पे नहीं रहे। जैसे अभी इम्तियाज़ साहब भी कह रहे थे कि CCPO लाहौर की तब्दीली और जो उसमें जो लोग उसमें नाकाम रहे हैं। तो बात ये है कि, और दूसरी बात ये है कि ये तो नेग्लिजेंस हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं रहा या आपके कंट्रोल में नहीं रही गवर्नमेंट। ये हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ब्यूरोक्रेसी ना हो, लेकिन ये हो सकता है नेग्लिजेंस हो। लेकिन अगर कोई बंदा नेग्लिजेंस करता है तो उसके खिलाफ एक्शन क्या हुआ आप वो देखें। ठीक हो गया। अगर हम एक्शन करते हैं, ऐसे अभी इम्तियाज साहब कह रहे थे कि इतने IG चेंज हो गए, फलां हो गया। अगर हम एक्शन करते हैं, उनको चेंज करते हैं, तो फिर हम पे क्रिटिसिज्म होता है कि आप इनको बार बार चेंज क्यों करते हैं। अगर हम एक्शन नहीं करते तो फिर ये कहते हैं जी इनका आप इख्तियार, आप हमें ये बताएं कि हम करें क्या, इनको रहने दें या इनको चेंज करें, या तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर दें या आप हमारी कंफ्यूजन दूर कर दें। ठीक है इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरा कहने का मकसद ये है नईम साहब, देखिए बात ये है कि हमको आपको अपोज नहीं कर रहे, हम आपके हमदर्द हैं, ठीक है। हम कहते हैं सही बंदा सेलेक्ट करें ना, आप बंदा ही सही सेलेक्ट करें। चलो एक बार गलत हो गया, दूसरी बार गलत, बार बार जब गलत होता है फिर उस पर हम बात करते हैं। अब रहा सवाल आपके राय साहब, आपके सवाल से पहले मैं जवाब दे दूं। देखिए बात ये है नईम साहब कि मैं ना सपोर्ट करता हूँ नवाज अली को, ना मैं करता हूँ पीपल्स पार्टी को, ना मैं करता हूँ फजल रहमान ग्रुप को, ठीक है। ये राजा साहब को पता है, मेरे सारे प्रोग्राम ये देखते रहते हैं, दूसरे टीवी चैनल्स पे मेरे प्रोग्राम इस तरह ही हैं। मैं ये कहता हूँ कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आपने अवाम से वोट लेना है, अवाम ने आपको वोट डाला था, उसकी वजह से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। अवाम की बड़ी जद्दोजहद है उसके अंदर, इमरान खान साहब की जद्दोजहद है, लेकिन अवाम ने के वोट से आए ना आप। अब जो सिचुएशन बन रही है, मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि वही जो चोर डाकू जिनको हम कहते थे वो दोबारा वो इलेक्ट होके आ जाए, तो फिर क्या फायदा हुआ ये सारी जद्दोजहद। ठीक है इम्तियाज साहब, प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा है, आखिरी को 7-8 मिनट मेरे पास बचे हैं। मैं जरा TLP के ऊपर बात करना चाहता हूँ। फरूक भाई, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये कि हमारे मुल्क का बड़ा एक बैड इमेज सारी दुनिया में दिखाने की कोशिश की जाती है, तो कि पाकिस्तान पता नहीं चाहे बिल्कुल ही ज़मीन पे लग गया है, बर्बाद हो गया, उसकी इकोनॉमी का कोई हशर नहीं है, कोई बुरा हशर है। मैं कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपके साथ, ये ऑफिशियल नंबर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक्सपोर्ट्स में जो इस दफ़ा इजाफा हुआ है अभी ये 4 माह में, उसमें वो है 17.5%। ये सिर्फ अक्टूबर में इजाफा हुआ है, और हमारा जुलाई से अक्टूबर में जो टोटल इजाफा इन 4 माह में हुआ, जो फिस्कल ईयर 2022 है, इसमें जो हमारा इजाफा हुआ है वो है 25%। उसके बाद जो हमारी जो अगर यही ट्रेंड रहा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हिट करेंगी तारीख में हाईएस्ट $30 बिलियन तक, जो कि कभी आज तक नहीं हुई। उसके बाद जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड हैं जुलाई से अक्टूबर तक $6 बिलियन की, ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। जो गोहर एजाज हैं, जो जिनको एक्सपर्ट्स माना जाता है और जो इनके एप्टमा के जो सदर भी हैं, उनके मुताबिक हमारी जो एक्सपोर्ट्स होंगी टेक्सटाइल वो $22 बिलियन होंगी, क्योंकि अभी मज़ीद कारखाने लग रहे हैं। ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, अभी मज़ीद जिनकी प्रोडक्शन अभी जनवरी में शुरू होगी। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो सिर्फ टेक्सटाइल में वो बढ़ेंगी, वो होंगी $22 बिलियन। अगर $22 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट्स होती हैं हमारी टेक्सटाइल में, तो हम $35 बिलियन क्रॉस करेंगे एक्सपोर्ट्स में टोटल। उसके बाद वो कहते हैं कि जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 3 मिलियन जॉब्स पैदा होंगी, जॉब्स क्रिएशन होंगी, अगर इतना बड़ी एक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। उसके बाद टैक्सेस में हमारा कितना इजाफा हुआ है, 37%। हमें एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा हुआ, जो टारगेट से हम ऊपर जा रहे हैं अभी इन 4 माह में, जो टारगेट था उससे भी ऊपर 37% इंक्रीज हुआ है, जो 210 अरब या उससे ज़्यादा अमाउंट बनती है। उसके बाद 32% हमारा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारी जो टैक्स इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और ड्यूटीज़ ले लेते हैं ईजिली। अगर ऐसा हो तो हमारी जो इनकम टैक्स में जो इंक्रीज आया वो 32% आया, जो कि अमाउंट बनती है 151 अरब। इतना इंक्रीज कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उसके बाद रिकॉर्ड हमारी
रिकॉर्ड हमारी कॉटन की क्रॉप जो बहुत बुरी होती थी उसमें इजाफा हो रहा है 81%, जो कि 6.2 मिलियन टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी अपनी टेक्सटाइल को चलाने के लिए, वो भी हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, 81% का इजाफा है। उसके बाद जो हमारी इंपोर्ट्स, लोग कह रहे हैं इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमारी जो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है उसमें कमी हुई है 12.5%, जो कि 750 मिलियन यूएस डॉलर्स बनती है। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आ रही है वो है 12.5%। उसके बाद जो हमारी कंपनी है उनकी प्रॉफिट्स में जो इंक्रीज आया वो है 21%। इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, ये उनके मैं कोट करके ये कह रहा हूँ। ठीक है, टीएलपी के ऊपर जरा बात करते हैं। इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ, फिर नईम साहब की, और फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। इम्तियाज साहब, क्या हो गया? तहरीके लब्बैक के सारे कारकुनान भी रिहा हो गए, साथ रजी साहब की रिहाई का परवाना भी बस जारी होने वाला है या जारी हो चुका है, और बल्कि आलमोस्ट वो उनके ऊपर वो जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनके ऊपर जितने भी मुकदमात थे उनसे उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। उसके अंदर वो भी रिहा हो जाएंगे। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। वहाँ से कोई इस्तकबालिया जाएगा और उनको इस्तकबाल करते हुए लेके आएंगे। वज़ीराबाद खिताब होगा, जो धरना है वो ख़त्म होगा। ये क्या अचानक इतनी बड़ी कौन सी इम्तियाज साहब आप समझते हैं कि इतना बड़ा क्या कोई वाक़या रोनमा हो गया कि आपने एकदम कि ये तो गैर मुल्की फंडिंग लेते हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये सब कुछ है, और दूसरे दिन आप उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करने पे मजबूर हो गई? क्या हुआ नहीं इम्तियाज साहब, रातों रात क्या हो गया? तहरीक लब्बैक के जो मामलात हैं कैसे सेटल हो गए? एक्चुअली देखें ना, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना एक एंटिटी है पाकिस्तान के अंदर, और उसका बड़ा वोट बैंक है और बढ़ रहा है उसका वोट बैंक, ठीक है ना। इनको पहले जब स्टेप्स, हमारे यहाँ यही होता है ना कि जब किसी के खिलाफ स्टेप्स लेते हैं उसके ऊपर सारे इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। और मैं एक और चैनल में बैठा था, एक और साहब से, तो कहते जी इंडिया से फंड आ रहे हैं। मैंने कहा साबित करो ना यार, अगर इंडिया से फंड आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि चले ये स्टेप मैं वैसे इसको सपोर्ट करता हूँ, उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो अमने आमा की सिचुएशन बन गई थी बड़ी खतरनाक थी, और पुलिस तो इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। रेंजर जो है, जाहिर बात है उसकी एक लिमिटेशन होती है ना, अपने मुल्क के शहरियों के ऊपर गोलियां कौन चलाता है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी। लेकिन ये सिचुएशन बनी क्यों? मेन चीज ये है कि जब आपको कोर्ट ने ये कह दिया कि आप साद रजवी साहब को रिहा कर दो, ठीक है, तो इन्होंने उसको नजरबंद कर दिया अंडर एमपीओ, ठीक है। क्यों आप नजरबंद कर दिया? जब कोर्ट ने कर दिया है, अगर बाहर के लोग कहीं भी थे आप कहेंगे कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, तो उसको इससे पहले रिहा कर देते, बजाय इसके ये प्रेशर बिल्ड होता, इतनी तबाही होती। अब मुझे ये बताएं, इतने पुलिस के मुलाजमिन जो शहीद हुए हैं इसके अंदर, वो किस खाते गया? उनका खून किधर गया? मतलब किसके सर पे उसका खून होगा? उनकी जो फैमिली जो बाद रुलेंगी, परेशान रहेगी, बच्चे छोटे उनके रुलेंगे, और सारी उम्र उन्हें इससे आप गुजारना है, वो बेचारे किस खाते में? इसी तरह तरीके लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स भी कुछ मतलब। इम्तियाज साहब, प्रोग्राम माइंड अप की तरफ लेके जाना है। एक और चीज मुझे बता दें, सुनने में आ रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को मदद भी तलब कर रही है तहरीके लब्बैक के पाकिस्तान से, कि इलेक्शन के अंदर आए मिलकर इत्तेहाद कर लेते हैं। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि 22 लाख वोट उन्होंने लिए हैं। पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी इनके वजीर दाखिला खुद उनको डिक्लेयर कर चुके हैं। मैं इस पे गुजारिश करता हूँ कि जो अगला इलेक्शन है, मेरी बात सुनिए, उसमें टीएलपी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगी। टीएलपी जिस पार्टी के साथ लगेगी ना, मैं आपको बताऊं, उसको खासा फायदा होगा और उसकी कामयाबी काफी चांसेस होंगे। उसकी वजह चांसेस हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ उनके मिलने के? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं साहब, आपकी तरफ आता हूँ, प्रोग्राम उसके बाद वाइंड अप करूंगा। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ये दहशतगर्द जमात है। आपके बुज़रा ने बुरे संगीन इल्ज़ामात लगाए। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और अब तो सुनने में आ रहा है, ज़राए से बड़ी अहम खबरें मिल रही हैं कि आप उनके साथ कोई इत्तेहाद करना चाहते हैं पंजाब के अंदर, स्पेशली क्योंकि आपको पंजाब के अंदर आपका और मुस्लिम लीग नून का कड़ा मुकाबला है। आपके इत्तेहादी जो हैं वो भी आपके सामने है। तो क्या ये किस रुख को चल रही है हवा, नईम साहब? फ़ारूक भाई, मुझे पहले ये बताएं कि इसका अगर गवर्नमेंट ने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं तो इसके अलावा और क्या हल हो सकता था उनका? मैं भी या इससे ज्यादा अच्छा क्या हल हो सकता था? मैं बिल्कुल यही चीज। लेकिन देखें, एक दिन पहले आपके वज़रा फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट उठा के देख लें, उन्होंने कहा ये लोग आपस में आमने सामने, फिर वो हीट ऑफ द मूवमेंट होती है, उसमें
ऊंच नीच गर्मी सर्दी हो जाती है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उनके पहले क्या थे। उनके जो टीएलपी है उनके भी तो कुछ सख्त अल्फाज वो भी तो यूज़ कर रहे थे, दो लोग आप आमने सामने हुए हुए थे। सबसे पहली बात ये कि मैं कहता हूँ इससे अच्छी हैंडलिंग अभी तक टीएलपी की नहीं हुई। वो बाकायदा कमिट अभी जो मुआहिदा हुआ है उसकी तफसीलात सामने आना बाकी हैं, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं जो उसके मुताबिक वो अपने अब उस पे सारी जो कुछ भी पुरतशद्दुद जो चीज़ें हुई, जो एहतजाज हुआ, उस पे वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, उन्होंने माजरत कर ली है जी, उसके अलावा वो अपने आप को मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसमें लेके आ रहे हैं, वो पुरतशद्दुद जो उनका सिस्टम था उसको ख़त्म कर रहे हैं। देखें वो जो दहशतगर्द हैं जो हमारे स्कूलों को उड़ाते हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिसेज़ को उड़ाते हैं, जो हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन पे जो हमले करते हैं, वो ये उनसे बदतर नहीं है। ये उनमें एक एलिमेंट था जो एहतजाज करते थे, वो वायलेंट होता था, लेकिन वो बाकायदा कोई डायरेक्ट कोई दहशतगर्दी नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। माज़रत आपको इंटरप्ट करूंगा, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं नाज़रीन। ये हमारा मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान की बका के साथ ही हम सब की बका है। जब पाकिस्तान अल्लाह ताला पाकिस्तान को लंबी उम्र तरक्की, क्योंकि पाकिस्तान की कामयाबी में हम सब की कामयाबी है। कोई भी एहतजाज, कोई भी धरना, एहतजाज की इजाज़त भी है आपके 73 के आइन के मुताबिक भी आपको इजाज़त है, पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक़ है। लेकिन कोई भी ऐसा एहतजाज जिसमें मेरे मुल्क पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान हो, उसको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि रियासत की एक अपनी रिट है और रियासत अपनी रिट हर सूरत में बरकरार रखती है कि हुकूमतें तो 5 साल मुद्दत पूरी करके चली जाती हैं, लेकिन रियासत की बका में सबकी बका है। अगर रियासत रहेगी तो यहाँ पर एहतजाज भी होंगे, यहाँ पर धरने भी होंगे, यहाँ पर किसी की बात सुनी भी जाएगी, यहाँ से अपनी बात मनवाई भी जाएगी और मुज़ाकरात भी होंगे। रियासत की बका सबसे अफजल है और रियासत की बका में हम सब की बका है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।